तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन क्लीन टॉपर पे। तो हम लोगों ने फिजिक्स की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था। क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, जिसकी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया था। पिछले पार्ट में हम लोगों ने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें आधा हम लोग खत्म कर दिए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को देख लिए थे। आज हम लोग उसमें अंतर समझेंगे, बस वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझेंगे, वो भी 3D डायग्राम की मदद से। ठीक, इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, आप लोग कलम और कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि पढ़ाई करने से पहले कलम कॉपी लिखना जरूरी है। जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा ना, सबसे पहले तो आप कलम कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। तब पहले कलम कॉपी लीजिए और जो जो हम बताएंगे उसको नोट करते जाइएगा। ठीक, वैसे अगर आप नहीं नोट कर पाएंगे तो फिर हम नोट्स में आपको सब बढ़िया से परिभाषा लिख के दे देंगे। ठीक, तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, शुरू करें। इससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, एक मजदूर भी, एक बिजनेसमैन भी, एक सक्सेसफुल आदमी भी, लेकिन ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले उसको टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज हम लोग काल्पनिक रेखा के बारे में जानेंगे, वास्तविक रेखा के बारे में जानेंगे, क्षैतिज और उदग्रस्त बारे में जानने के बाद हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। उसके बाद हम लोग जानेंगे विपरिवर्तन क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे पसर्व विपरिवर्तन क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मिरर क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे समतल दर्पण का अधिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं घर में फेस देखने के लिए, उसी सबको समतल दर्पण कहते हैं। फिर हम लोग समतल दर्पण को किरण आलेख देखेंगे, समतल दर्पण में किरण आलेख कैसे खींचाता है। फिर हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण, जिसमें अवतल दर्पण अवतल दर्पण होता है गोलीय दर्पण को। फिर हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। फिर हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर हम लोग अवतल दर्पण में देखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये सब जानेंगे। फिर हम लोग उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र जानेंगे। देखेंगे काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा एवं क्षैतिज रेखा क्या है, इसे पहले देखते हैं। देखिए, जो रेखा कट कर करके डॉट डॉट खींचा होता है उसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। ठीक, और वास्तविक रेखा किसे कहते हैं, जो सीधा सीधे खींचा जाता है, इसमें कोई डॉट नहीं होता है, उसे वास्तविक रेखा कहते हैं। और देखिए क्षैतिज किसे कहते हैं, तो जो ये सीधा खींचा जाता है ना, दायां बायां खींचा जाता है उसे क्षैतिज कहते हैं, और जो ऊपर नीचे खींचा जाता है, जो रेखा ऊपर नीचे खींचा जाता है उसे उदग्रज कहते हैं। ठीक, क्षैतिज यानी कि दायां बायां खींचा जाएगा, उदग्रज यानी ऊपर नीचे खींचा जाएगा। ठीक, और वास्तविक रेखा जिसमें कोई डॉट वॉट नहीं हो उसे वास्तविक रेखा, और काल्पनिक रेखा जो डॉट 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 करके खींचा हो उसे काल्पनिक रेखा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग अति काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर देखते हैं। तो देखिए, ये जो ऊपरी है, देखिए ये डॉट 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 रेखा से बन रहा है ना, देखिए ऊपर वाला डॉट 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 रेखा से बन रहा है। ऊपरी वाला जो बोतल का है, बोतल का इमेज जो डॉट 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 से बन रहा है, लेकिन नीचे कोई डॉट डॉट है नहीं। देखिए नीचे कोई काल्पनिक रेखा, ऊपर काल्पनिक रेखा। अभी हम आपको बताया कि जो डॉट 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 रेखा होता है इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं, और जो सीधे होता है इसे वास्तविक रेखा कहते हैं। इसमें तो ये काल्पनिक रेखा इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब है क्योंकि काल्पनिक रेखा से बन रहा है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि ये रियल रेखा से बन रहा है, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। एक काल्पनिक रेखा से बन रहा है तो इसे काल्पनिक प्रतिबिंब है। इससे हमारा पहला अंतर निकला कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक रेखा से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखा से बनता है। ठीक, और दूसरा इसका अंतर देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए, यहाँ जो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, यह यहाँ बोतल भी सीधा है, यहाँ प्रतिबिंब भी सीधा बन रहा है। लेकिन यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब बोतल तो सीधा है लेकिन इमेज इसका छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए बोतल सीधा है लेकिन इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो इससे हमें दूसरा पॉइंट मिलता है क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक, अब तीसरा इसमें डिफरेंस देखिए, तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया ना, तो क्या देख रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, बोतल रखा है, लेकिन इसका इमेज किधर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, लेकिन वही वास्तविक प्रतिबिंब को देखेंगे तो ये जिधर बोतल है उधर बन रहा है, यानी कि वस्तु की ओर ही बन रहा है, यानी दर्पण के आगे ही बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब। जिधर बोतल है, जिधर वस्तु है उधर बन रहा है, लेकिन ये जिधर वस्तु है उधर नहीं बन रहा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब
पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। इधर तीसरा हमारा हो जाएगा इसका तीसरा अंतर कि ये पीछे बन रहा है, ये आगे बन रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम 2-3 अंतर लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। पहला पॉइंट नोट कीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक रेखा काटने से बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखा काटने से बनता है। दूसरा पॉइंट करिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा नोट कीजिएगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, यानी वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक, ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं विपरिवर्तन क्या है। अब विपरिवर्तन को समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। कई लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, कोई छोड़ देते हैं, कोई जो पढ़ाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। देखिए विपरिवर्तन क्या है, तो देखिए विपरिवर्तन एक ऐसा घटना है जिसमें ये जो दर्पण होता है, दर्पण के सामने वस्तु जाता है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। यानी अगर ये अति दर्पण है, इसके सामने ये व्यक्ति आए तो जो इनका प्रतिबिंब बनेगा वो इनका सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा। इसी को कहते हैं विपरिवर्तन। समझ गए विपरिवर्तन क्या है, तो सर ऊपर हो जाएगा, पैर नीचे हो जाएगा प्रतिबिंब का, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाए, उसे विपरिवर्तन कहते हैं। समझ गए। देखिए ट्रिक देखिए, याद करने का ट्रिक, एक शानदार ट्रिक है। ठीक, आपको जहाँ भी ट्रिक हमको याद आएगा वहाँ ट्रिक हम आपको बताते चलेंगे। देखिए इसको याद करने का शानदार ट्रिक क्या है, यहाँ लिखा है विपरिवर्तन, विपरीत परिवर्तन, यानी कि विपरीत हो जाता है। ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर, नीचे का हो जाएगा ऊपर, यानी विपरीत हो जाता है। इमेज में विपरीत हो जाता है, यानी विपरिवर्तन। ठीक, याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा, नहीं तो आपको हम नोट्स में दे देंगे। आप नहीं नोट कर पाएंगे तो नोट्स के लिए कमेंट कीजिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे, उसमें सारा परिभाषा बढ़िया से लिखा रहेगा। ठीक, अब देखिए अपसर्व विपरिवर्तन क्या है। विपरिवर्तन समझ गए, जिसमें ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाए उसे विपरिवर्तन कहते हैं। लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन को समझते हैं, तो पार्श्व विपरिवर्तन में होता है कि दर्पण के सामने वस्तु आता है, इसका दायां वाला भाग बायां हो जाता है, बायां वाला भाग दायां हो जाता है। मतलब देखिए, आप जाइए अपने घर में जो होगा, देखिए आपके घर में इस प्रकार का दर्पण होगा, इस प्रकार का दर्पण, इसमें जाइए आप, इसमें जाके अपना प्रतिबिंब देखिए। उसमें अगर आप दायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब होगा जो बायां हाथ उठाएगा। यानी कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो व्यक्ति है अपना दायां हाथ उठाया है, यहाँ दायां हाथ उठाया हुआ है, लेकिन इसका प्रतिबिंब है जो बायां हाथ उठाए है, इसका प्रतिबिंब बायां हाथ उठाएगा। ठीक, अब बायां हाथ ये नीचे किया है तो इसका प्रतिबिंब दायां हाथ नीचे कर रहा है, यानी दायां वाला भाग बायां हो जाएगा, बायां वाला भाग दायां हो जाएगा, उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। ठीक, पहले समझिए विपरिवर्तन क्या है, तो ऊपर पर नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाए उसे विपरिवर्तन कहते हैं। लेकिन पार्श्व विपरिवर्तन क्या है, जिसमें दायां वाला भाग बायां बन जाए, बायां वाला भाग दायां बन जाए प्रतिबिंब का, उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे देखिए दर्पण किसे कहते हैं। अब दर्पण समझिए, दर्पण हमने लगा, इसी को दर्पण कहते हैं। जो दर्पण है यही दर्पण है, तो इसको समझिए कैसे समझना है। इस क्या है, यह एक चिकना सतह है, यानी कि यह चिकन है, एकदम चिकना सतह है, और चमकीला भी है, चमक रहा है। इस पर देखिए चमक रहा है, यानी चिकना और चमकीला सतह है, जिस पे प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर इस पर प्रकाश मार रहे हैं तो ना आपने खुद को देख पाते हैं इसमें, यानी कि वैसा चिकना और चमकीला सतह है, वैसा चिकना और चमकीला सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा, वैसा चिकना, ये चिकना है, चमकीला सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, और जो पीछे से रंगा होता है, एक साइड से रंगा होता है। ये दर्पण जब भी देखिएगा, दर्पण पीछे से रंगा होता है, जबकि शीशा पीछे से नहीं रंगा होता है। तो दर्पण का परिभाषा लिखेंगे, वैसा ये चिकना सतह है, तो चिकना चमक रहा है, यानी चमकीला सतह जिस पे प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी इस पे प्रकाश जाता है तो वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन हम बताए थे पिछले पार्ट में, यानी कि वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश को परावर्तन करता है और जिसका पीछे रंगा हुआ है, एक पीछे वाला भाग रंगा हुआ होता है, उसे दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे दर्पण किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं दर्पण के प्रकार। तो देखिए दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक तीसरा भी होता है परवलय दर्पण। उससे हम लोगों को पढ़ना नहीं, उसके बारे में नहीं जाने तो ही अच्छा है, क्योंकि वो एक डाउट क्लियर करेगा। इसलिए हम 10वां में हमारा सिलेबस में लिखा है कि दर्पण 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण जो सीधा होता है, एकदम प्लेन होता है, देखिए यह है समतल दर्पण, यह जो गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, समझ गए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण को समझते हैं, तो देखिए इसे कहते हैं समतल, जो हमारे घर में नॉर्मली यूज किया जाता है उसे को समतल दर्पण कहते हैं। ये जो हमारा ये दर्पण है जो हम घर में नॉर्मल यूज करते हैं, यही देखिए यही है समतल दर्पण, जो हम घर में अपना फेस देखने के लिए यूज करते हैं, इसी को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, देखिए यही है समतल दर्पण। इसका परिभाषा क्या होता है ये समझिए। इसका परिभाषा होता है समतल दर्पण का, लिखेंगे कि वैसा दर्पण, ये दर्पण है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल यानी प्लेन हो, सीधा एकदम प्लेन हो, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। यानी कि
ये जो दर्पण है, ये जो आप दर्पण देख रहे हैं शीशा, इसका एकदम ये जो सतह है ये एकदम प्लेन है ना, देखिए एकदम प्लेन सपाट है, तो इसी को समतल दर्पण कहते हैं। तो याद इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखिए समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, देख सकते हैं ये समतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह पूरा समतल है, जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं वही समतल दर्पण है। समतल दर्पण का परिभाषा, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण का प्रॉपर्टी देखिए, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये व्यक्ति यहाँ खड़ी है, यहाँ पे इसका सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तब समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा। ठीक, और दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है, समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये प्रतिबिंब भी होगा। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसका इमेजनरी देखिए, यही होता है समतल दर्पण का किरण आलेख, इसे कहते हैं समतल दर्पण का किरण आलेख। ये बीच में यही बीच में समतल दर्पण है, ये एक वस्तु है, ये पीछे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति होता है कि समतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जितना बड़ा वस्तु का साइज उतना बड़ा प्रतिबिंब का साइज। और दूसरा होता है, जितना दर्पण से दूर वस्तु होगा उतने ही दर्पण से दूर प्रतिबिंब भी होगा, जितना दूर वस्तु उतना दूर प्रतिबिंब। ठीक, समतल दर्पण का समझ गए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा, जितना दूर वस्तु होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आप गोलीय दर्पण समझिए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण समझ गए, अब गोलीय दर्पण देखिए। गोलीय दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग हो, ये जो है ये दर्पण ये खोखले गोले का भाग है, तो वैसा दर्पण जो है खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अभी खोखले गोले का ये गोल गोल है। अब इसको दर्पण का क्या रूल होता है ना, पहले एक दर्पण का रूल समझिए। दर्पण का रूल है ना कि हमेशा उसको दायां साइड से पेंट किया जाता है। कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल अवतल उत्तल कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण, सबको दायां साइड से पेंट किया जाता है। यानी क्या, जब भी आप दर्पण लीजिए ना तो देखिए उसको दायां हाथ से पेंट कीजिए। इसको आप अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं, दायां हाथ से इसको पेंट करने का प्रयास कीजिए। दायां हाथ से पेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दायां साइड से पेंट करल है, यहाँ भी दायां साइड से पेंट करल है। तो इसको जो गोलीय दर्पण है इसको इधर दायां साइड से पेंट करेंगे, इधर दायां साइड से पेंट करेंगे। और दोनों पट्टी पेंट करने के बाद बीच में से काट दिए, तो देख सकते हैं इसको बीच में से काट दिए, इधर दायां साइड से पेंट कर दिए हैं, इधर भी दायां साइड से पेंट कर दिए हैं, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, समझिए, दायां साइड से पेंट करने के बाद इसको काट देंगे बीच में से गोलीय दर्पण को, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। समझ गए, गोलीय दर्पण को पेंट करके जब काट देते हैं तो वही एक उत्तल दर्पण बनता है, एक अवतल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा आपको समझाते हैं। ठीक, तो देखिए यह अवतल दर्पण को देखिए, पहले अवतल दर्पण को देखते हैं। तो अवतल दर्पण में देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, देख सकते हैं यहाँ से प्रकाश की किरण इधर किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि इसका परावर्तक सतह ये हो गया। और पीछे से पेंट कर ब्लू कलर से पीछे से पेंट कर दिया गया है, अवतल दर्पण है, इसमें पीछे से ब्लू कलर से पेंट कर दिए हैं। और इसका परावर्तक सतह जो अंदर की ओर धंसा है इसी को अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो इसका ट्रिक क्या है, अवतल। देखिए अवतल या याद रहेगा, अवतल अंदर धंसा, अवतल यानी अंदर की ओर धंसा। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल अंदर की ओर धंसा, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धंसा होगा। ठीक, इसका परिभाषा लिखेंगे, औसत दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, आप तो वही परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आपको नोट्स में बढ़िया से परिभाषा लिख के एग्जाम्पल के साथ भेज देंगे। ठीक, अब आगे देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का भी सेम फंडा है, जिसका परावर्तक सतह उठल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, देख सकते हैं। अवतल दर्पण में अंदर की ओर धंसा था, तो आ से अवतल था, आ से अंदर की ओर धंसा हुआ। लेकिन उत्तल दर्पण में होता है जिसका परावर्तक सतह उसे उत्तल और उसे उठल, जिसका परावर्तक सतह उठा हो उभरा हो उसे उत्तल और उसे उभरा हो, ऊपर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उठल ऊपर उठल उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए अवतल दर्पण, ये क्या है, देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, यानी कौन सा दर्पण है, तो ये है उत्तल दर्पण। इसका प्रॉपर्टी होता है उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी समझिए। इसमें जो यहाँ पर बिंदु होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये जो बिंदु है मुख्य फोकस होगा।
तो देख सकते हैं अवतल दर्पण में जो यहाँ पे होता है फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजर रहा है उसी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर सी बिंदु को देख रहे हैं, यह सी बिंदु है, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। और एफ जो होता है बिंदु उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और सी और यहाँ एफ ये दोनों क्या हो गया, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। अब यहाँ होता है ना, देखिए यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे ये सट रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाल कलर से हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है लाल कलर से यहाँ पर देखिए, ये है, इसको पी कहते हैं, ध्रुव, इसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसको दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। जो पी से एफ तक दूरी होता है, पी से एफ तक दूरी होता है, पी से एफ तक जो दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस तक जो दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र से फोकस तक जितना दूरी होता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और जो वक्रता केंद्र तक, मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र तक जो दूरी होता है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए दर्पण क्या है, एक उत्तल दर्पण एक खोखला गोला का भाग है, गोला का त्रिज्या होता है ना, उसी को समझिए। यहाँ तक यहाँ से यहाँ क्या होगा, यानी कि पीसी क्या हो गया, पीसी हो गया हमारा त्रिज्या, यानी कि इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या। लेकिन पीएफ क्या हो गया, पी से एफ तक ये हो गया मुख्य फोकस, ठीक, फोकस दूरी, ये हो गया फोकस दूरी, ठीक, समझ गए। अब बताइए ये क्या है, एफ यानी ये मुख्य फोकस, सी क्या है वक्रता केंद्र, और यहाँ पे ये जो पी है इसकी क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे ये पी ध्रुव है। और पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, तो ये मुख्य फोकस है। और पी से सी की दूरी क्या है, तो ये है वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र, और पी और सी पी सी क्या हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का समझ गए, फोकस ध्रुव। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में इधर का होता है, उत्तल दर्पण हम आपको क्या परिभाषा बताए थे, जिसका परावर्तक सतह उत्तल हो, देख सकते हैं इसका परावर्तक सतह उठा है, उत्थल है, इसी को कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में जो यहाँ एफ है इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी, सॉरी पी एफ को फोकस दूरी कहेंगे, एफ है इसको मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ पे जो एफ है मुख्य फोकस, यहाँ सी क्या हो गया वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र। और यहाँ पे पी क्या हो गया, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। अब पी एफ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एफ हो जाएगा फोकस दूरी, और पी सी हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होता है, पी सी हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक, समझ गए। सी क्या हो गया, यहाँ पे सी क्या हो गया ध्रुव में, तो सी होता है वक्रता केंद्र, एफ क्या होता है तो ये फोकस दूरी होता है, पी क्या होता है ध्रुव होता है, और पी एफ क्या होता है, पी एफ यहाँ से यहाँ तक मुख्य फोकस दूरी होता है। और पी सी क्या होता है, पी सी होता है वक्रता त्रिज्या, ठीक, याद रखिएगा। अब इसका एक रूल होता है उसको समझा देते हैं हम, देख लीजिए। इसमें देखिए अवतल दर्पण का रूल होता है कि इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अवतल दर्पण हो गया, इसमें हम मुख्य अक्ष के समांतर समझ लिए। जो नीचे होता है बीच में देखिए, ये जो बीच में बड़का को लाइन देख रहे हैं, ये जो बीच में बड़का को लाइन देख रहे हैं इसी को खच कहते हैं। ये जो यहाँ पर बीच में बड़का को लाइन देख रहे हैं इसी को मुख्य खच कहते हैं, बीच में जो लाइन होता है उसी को मुख्य खच कहते हैं, ठीक। मुख्य खच किसे कहते हैं समझ गए, जो बीच में बड़ा लाइन है इसी को मुख्य खच कहते हैं। देखिए आप मुख्य खच का हम डायग्राम खींचते हैं, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया मुख्य खच, ठीक, ये हो गया मुख्य खच। और इसका एक नियम होता है कि जो ये अवतल दर्पण है, इसका अंदर की ओर से सबका परावर्तक सतह इसलिए क्या है अवतल दर्पण है। यहाँ पे पी क्या है, ये ध्रुव है, यहाँ एफ फोकस दूरी हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, समझिए। मुख्य अक्ष क्या हो गया, यह पी सी से जो बड़का को आ रहा है लेनी बीच में दर्पण को बीच से काटते हुए जा रहा है उसे को मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक। अब देखिए इसका एक रूल होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा प्रकाश किरण। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर वो प्रकाश किरण खींच दिए, ये होता है ना परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। इसका एक रूल होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। इसका दूसरा रूल होता है कि हाँ सी क्या है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आएगा वो अपने ही अक्ष पे वापस लौट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वक्रता केंद्र से आएगा यहाँ नीचे रुके ये अपने अक्ष पे ही वापस लौट जाएगा, जैसे आएगा वैसे ही वापस लौट जाएगा। तो इसका रूल समझ गए। इसका पहला रूल होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, और दूसरा रूल होता है कि जो सी से ध्रुव से वक्रता केंद्र से आएगा, जो सी से वक्रता केंद्र से आएगा वो अपने ही अक्ष पे वापस लौट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए पहले हम लोगों ने काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा और क्षैतिज अक्ष के बारे में जाना। फिर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझे। फिर हम लोग विपरिवर्तन किसे कहते हैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए।
फिर हम लोग पार्श्व भी परिवर्तन किसे कहते हैं ये समझे। फिर हम लोग दर्पण के बारे में जाना, दर्पण किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने दर्पण के प्रकार को जाना। फिर हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़े। फिर हम लोगों ने समतल दर्पण के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। फिर हम लोग समतल दर्पण के डायग्राम को देखेंगे, इसमें कैसा डायग्राम खींचा जाता है, किरण आलेख खींचा जाता है। फिर हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में जाना कि इसको पेंट करके बीच में से काट देते हैं तो ये दो प्रकार का बनता है, उत्तल और अवतल बनता है। फिर हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जाने, इसका डेफिनेशन जाने। फिर हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में जाने कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने अवतल दर्पण में फोकस, दूरी, वक्रता, किरण, ध्रुव को पहचानना सीखा। फिर हम लोगों ने उत्तल दर्पण में फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र और ध्रुव को पहचानना सीखा। फिर हम लोगों ने अवतल दर्पण में कुछ डायग्राम सीखा कि कहाँ से आगे प्रकाश की किरण तक कहाँ से गुजरेगी। ठीक, तो आज हमारा प्रश्न है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है। ये हमारा आज का सवाल है जो हम आज पढ़ा चुके हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगा। तो फिर देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर था तो अवतल दर्पण होगा। इसमें ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इस बिंदु से गुजर रहा है। इस बिंदु का नाम क्या है आपको कमेंट में लिखना है, इस बिंदु का नाम लिखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। जो बच्चे महंगे कोर्स परचेस नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, उनके पास तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको फ्री में प्रोवाइड हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो किस बिंदु से गुजरेगा आज का प्रश्न का जवाब। तो हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।